यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज के बारे में और एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका रिव्यू देने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसी इंस्पिरेशन, जो एक राइटर है उसकी इंस्पिरेशन से बहुत सारे ऐसे राइटर्स निकले जिन्होंने आगे चलकर एक मास्टरपीस लिखा। और इसके बारे में जो बात करना चाहता हूँ उसके पहले आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना जरूरी है कि ये एक बेसिकली जो इंडियन मूवी नहीं है, ये हॉलीवुड की मूवी नहीं है, ये बेसिकली जैपनीज मूवी है जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। रुरोउनी केंशिन द फाइनल। बेसिकली ये 4 मूवीज आ चुकी हैं और 5वीं मूवी 30 जुलाई को 2021 में नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, जिसका नाम है रुरोउनी केंशिन द बिगनिंग। इसके पहले 2012 में रुरोउनी केंशिन, 2014 में क्योटो इन्फर्नो और द लेजेंड एंड्स, ये 3 मूवी पहले आ चुकी थी और ये 4थी मूवी जो रिलीज हुई है अभी कुछ हफ्ते पहले। ये मूवी देखने के बाद पहले तो मैं काफी हिचकिचा रहा था कि ये मूवी का रिव्यू बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्या भारत में लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। पर मुझे मालूम पड़ा कि भारत में एनिमे और मांगा के बहुत बड़े बड़े फैंस हैं और वो लोग काफी बड़े पैमाने पर उसे कंज्यूम करते हैं। इसीलिए नेटफ्लिक्स भी काफी बुलिश है जब उसके हाथ से डिज्नी ने पूरी आईपी, जितने भी अपने प्रोग्राम्स और जितने भी आईपी उसने नेटफ्लिक्स को दे रखा था, जब उसने अपना खुद का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो सारे प्लेटफॉर्म्स ने उससे खींच लिया, सारे आईपी उससे उसने वापस ले लिया। तब नेटफ्लिक्स ने अपना पूरा ध्यान जापानीज मांगा और एनिमे इंडस्ट्री पर केंद्रित कर दिया, जिससे कि वहां की, जो कि आप यदि कोई भी मूवीज देखेंगे हॉलीवुड की या कोई भी मूवी देखेंगे, बहुत सारी मूवी जापानीज मांगा या उसके एनिमे से इंस्पायर्ड होती हैं। बहुत सारी मूवीज डिज्नी तो बेसिकली इवन दो एक्सेसिबल था कार्टून नेटवर्क के द्वारा हमारे घर में, पर जापानीज मांगा और सोनी के द्वारा ही हमको मालूम पड़ा कि भाई जब सोनी ने एक चैनल लेके आया एनिमेक्स करके, तब हमें मालूम पड़ा कि मांगा की दुनिया भी होती है। एक्चुअली जापान पूरी दुनिया में मांगा और एनिमे का लीडर है। तो वहां के एक राइटर है नोबुहिरो पात्सुकी, उनकी एक मांगा सीरीज है रुरोउनी केंशिन। वो जो एक ऐसे राइटर है, उन्होंने एक ऐसे कई लोगों को इंस्पायर किया है, बट उनके जो अंदर एक सागिर्द थे, जो उनके एक हेल्पर थे एचिरो ओदा, उन्होंने आगे चलकर वन पीस जैसा मास्टरपीस मांगा लिखा है जो अभी भी रनिंग है, 1996 से लेकर अभी तक रनिंग है। और उस सीरीज को भी नेटफ्लिक्स ने लाइव एक्शन सीरीज बनाने के लिए हायर कर लिया है, उसके आईपी को खरीद लिया है। तो काफी एक्साइटिंग होने वाला है जब नेटफ्लिक्स काफी कॉन्सेंट्रेट करने लगा है जापानीज मांगा और एनिमे इंडस्ट्रीज पर। और आजकल आप देखेंगे नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी एनिमेस और मांगा सीरीज जल्दी से जल्दी लॉन्च होते चली जा रही हैं। और इसी के अंतर्गत उन्होंने रुरोउनी केंशिन के ऊपर ये जो मूवी बनाई द फाइनल, और नेक्स्ट मूवी जो आने वाली 30 जुलाई को वो होगी द बिगिनिंग। गाइस, ये मूवी काफी स्टाइलाइज्ड है और इसकी जो एक्शंस है वो काफी उसकी बड़ाई करते करते मैं नहीं थक सकता। इसके लिए यदि पूरी मूवी का मैं यदि रिव्यू करूं तो ये बेसिकली एक कहानी है एक असैसिन की, जो कि एक मेजी एरा में गवर्नमेंट के लिए असैसिन के रूप से काम करते रहता है। उसका नाम रहता है हितोकुरी बत्तोसाई, और वो गवर्नमेंट के लिए कितने सारे किलिंग्स करता है जो कि उसको पसंद तो नहीं रहता है, पर वो एक मर्सिलेस किलर के नाम से जाना जाता रहता है। तो आप ये मांगा पढ़ेंगे या 3 मूवी देखेंगे स्टार्टिंग की, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि पहले आप ये तीनों आप मूवीज देख लीजिए। तो रुरोउनी केंशिन, द क्योटो इन्फर्नो एंड द लेजेंड एंड्स, ये तीनों मूवी आप देख लेंगे तो ये पूरी मांगा को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। और उसमें जो एक्शंस है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इसमें कोई मैट्रिक्स जैसा स्लो करके नहीं किया गया है। जो भी एक्शंस है मूवी में, एक बार देखेंगे आप तो एक बार विलेन लोग उसके ऊपर मशीन गन चला देते हैं, तो इट इज शॉर्ट एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, और वो दिखता है कि किस तरह से वो हीरो फास्ट मूव करता है और उसको विलेन को मारता है। 2 या 3 मूवी जो है वो उसमें बहुत एक्शन है, बहुत एक्शन है। आपको ये जरूर देखनी चाहिए और मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेशन है इस मूवी को, इन तीनों मूवी को। और ये चौथी मूवी है जो रुरोउनी केंशिन द फाइनल, ये बेसिकली जो बत्तोसाई का जो पास्ट होता है उसके अंदर, जिसने उसकी एक जो मेन विलेन है इस मूवी का, उसकी बहन का जो उसने मर्डर किया था। बेसिकली वो जो मेन विलेन है, जो संघाई का बहुत बड़ा माफिया लीडर रहता है,
जब वो टोक्यो में आता है बेसिकली अपनी बहन के किलर को मारने के लिए आता है, और उसका पूरा मानना रहता है कि बत्तोसाई ने उसकी बहन को मारा था, जो जापान में अपना नाम बदल के हिमुरा केंशिन के नाम से रहता है। और उसका वो एक काउरू के डोजो में एक टीचर के रूप में काम करते रहता है, और सारी पुलिस भी उसको सपोर्ट करती है, जो स्टार्टिंग की 3 मूवी में सपोर्ट नहीं करती थी। ये आप देखेंगे कि किस तरह से मूवी स्टार्ट होती है एक बदला और रिवेंज के रूप में, और आप स्टार्टिंग से ही आपको मालूम पड़ जाएगा जब उस ट्रेन में विलेन का फाइटिंग देखेंगे। और मूवी में आप जब आगे मूवी बढ़ेगी तो आप ये मूवी को यदि फर्स्ट 3 मूवीज से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उतने ज्यादा एक्शन नहीं मिलेंगे आपको। बट ये मूवी का जो एक्शन है, जो लास्ट का एंड, जो क्लाइमेक्स है, और जो लास्ट के कुछ 10-15 आधा घंटे हैं मूवी के, उसमें काफी एक्शन है। और जो मेन जो इस मूवी का जो मेन हीरो है हिमुरा केंशिन, जिसे कि ताकेरू सेतो, जो वहां का एक्टर है, वो काफी फेमस है। इस मूवी से तो काफी फेमस हो गया वो एक्टर। पहले उसने बहुत सारे मूवीज किए थे, काफी सारे रोल किए थे, बट इस मूवी से, ये फ्रेंचाइजी से वो एक स्टारडम के स्तर पर पहुंच गया है। उसकी एक्टिंग और उसके जो एक्शंस है और जो उसके द्वारा किया गया स्टंट है, वो बेसिकली आप देख के बोलेंगे कि इट इज अ नेक्स्ट लेवल। तो ये मूवी का जो स्टोरी है, जो इसके अंदर जो स्वॉर्ड फाइटिंग है, और मेन हीरो के द्वारा जो उसने एक्शन परफॉर्म किया है, और आउट ऑफ द लेवल है। वो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप साउथ कोरियन मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते, आप ताइवानीज मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते, हांगकांग मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते, हॉलीवुड बॉलीवुड की तो कोई गिनती नहीं है। उसका जो एक्शन है वो पूरा जैपनीज शॉर्ट फाइटिंग है, और इतनी फास्ट पेस्ड है, इससे आप अलग से एक बोलो ना फुल ऑन डिफरेंट एक्सपीरियंस आपसे कर सकते हैं। तो इस मूवी को आप जब देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस तरह से रिवेंज होता है, और किस तरह से जब दोनों में फाइटिंग होती है। मेन विलेन योकिशिरो एनिशी जब जापान में लैंड करता है, उसके बाद से जब वो मेन पिक्चर जब क्लाइमैक्स में पहुंचती है, और उसमें जब वो फाइटिंग है उसके दोनों और हीरो और विलेन के बीच में, वो नेक्स्ट लेवल की है। तो यदि आप इसमें क्लीशे की बात करेंगे तो ऐसा बहुत सारा क्लीशे आप इसे कर सकते हैं कि जब विलेन मारता है तो हीरो कितना वीक लगता है, और जब डिसाइड करता है कि उसे मारना है उसे, तो वो सडनली एकदम से पावरफुल हो जाता है। बट वो तो इमोशन डालना, और उसने तो मांगा को फॉलो किया है, तो बेसिकली राइटिंग को फॉलो किया है। ये प्लॉट भी एकदम से आपको, यदि जापानीज मूवी आपने नहीं कभी देखी है, शॉर्ट्स मूवी, तो उन मूवीज को यदि कंपेयर करेंगे तो ये बेसिकली सेवन समुराई से कंपेयर करेंगे तो उतनी लेवल ऑफ डायरेक्शन, द एक्टिंग, द फाइटिंग, पूरे प्लॉट, जितने रियलिस्टिक एक्शन दिखाया है, वो इस तरह इसमें नहीं दिखेगा आपको। इसमें आपको टिपिकल एनीमे मांगा टाइप एक्शन दिखेगा आपको, और इसमें आप काफी इंजॉय करेंगे। हाँ, यदि ऐसे आप एनालाइज करने लगेंगे, जो यदि कोई भी जो मेरा रिव्यू देख रहा है जिसने पहले से बहुत सारी जापानीज समुराइज मूवी देखी हुई है, तो जरूर इसको थोड़ा सा कम आकेगा। बट ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है और प्रिपरेशन के लिए आपको, कि जो लास्ट मूवी आने वाली है 30 जुलाई को, द रुरोuni केंशिन द बिगिनिंग, उसके लिए इसके अंदर पीछे का दिखाया गया है कि किस तरह से जब हिमुरा केंशिन जब बत्तोसाई के रूप में रहता है, और किस तरह से और उसके जो मेन विलेन है उसकी बहन के साथ उसके रिलेशंस रहते हैं, किस तरह से वो पूरा बदला लेने के लिए उसकी बहन को भेजा रहता है। तो बेसिकली स्पॉइल नहीं करूंगा मैं आपको। ये मूवी रिलीज हो गई है, और शंघाई फिल्म फेस्टिवल में ये दोनों मूवी जब दिखाने के लिए प्रस्तुत की गई थी, तो वहां के टिकट के लिए इतनी मारामारी हो गई थी कि वहां का एक एक टिकट $500 के ऊपर बिक रहा था, मतलब कि 40,000 रुपए का एक टिकट बिक रहा था। तो आप समझ सकते हैं कोरोना पैंडेमिक टाइम में इसका इतना डिमांड था। गाइस, ये मैं बोल रहा हूं आपको, ये मूवीज बहुत सीरीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है मेन मांगा से, और जो मांगा है वो बहुत ही, जो मांगा का है, जो राइटर है, उसने मांगा को बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो इसलिए मूवीज के अंदर जो एक्शन भी है वो काफी अच्छी तरह से वेल ड्रॉन और वेल प्लेड है। और ये मूवी की जान ही है इसकी एक्शन है, इसके शॉर्ट फाइटिंग है, मेन हीरो का ही शॉर्ट फाइटिंग है। आप इसे देखेंगे तो काफी इंजॉय करेंगे। और यदि मैं इसे रेटिंग देना चाहूं तो इसे मैं आउट ऑफ 10 7 रेटिंग देना चाहूंगा। और यदि और मूवी से यदि कंपेयर करूंगा, यदि सेवन समुराई से, और रिकमेंडेशन यदि आपको ये मूवी, इस तरह की मूवी पसंद नहीं भी आती है, तो अलग से जो रिकमेंडेशन रहेगी वो सेवन समुराई रहेगी। बहुत ही आउट ऑफ द लेवल मूवी है, बट उससे बच्चों को मत दिखाना। वो मूवी काफी गोर है, उसके अंदर काफी, उसके अंदर खून खराबा है, और रियल शॉर्ट फाइटिंग है।
उसके यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की जापानीज मूवी और इंटरनेशनल मूवीज का रिव्यू बनाते रहूं, और आपको ये रिव्यू कैसा लगा और ये इस तरह का जो मूवी का सजेशन है, जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, आपको कैसा लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को जरूर लाइक करिए और प्लीज इसे शेयर करिए। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।